देखो बेटा, अगर हमारे पास ये कोई वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल होते हैं जिसके ऊपर हम खड़े होकर अपना वेट मेजर करते हैं, ठीक है, दिस इज सम वेइंग स्केल। और इस वेइंग स्केल के ऊपर कोई आदमी खड़ा हो जाता है। सपोज ए पर्सन स्टैंड्स ऑन दिस वेइंग स्केल and this person applies force on the scale। ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो कौन सी फोर्स है बेटा? दैट इज एक्चुअली weight of the person। this person applies a force on the weighing scale which is called as the weight of person, and that weight is W equals to M into G। now we have studied that to every action there is equal and opposite reaction। तो इस वेइंग स्केल के कारण जो फोर्स लगेगी ऑन दिस पर्सन, वो फोर्स इसके अपोजिट होगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ए पर्सन ऑफ मास m is standing on a weighing scale। एक weighing scale के ऊपर खड़ा है। The weight of the person is W equals to M into G। weight of the person is mg। the normal reaction of the weighing scale, to every action there is equal and opposite reaction, इसको बोलेंगे action। the normal reaction of the weighing scale is R, and this R is equal to mg। ठीक है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है व्हेन वी स्टैंड ऑन ए वेइंग स्केल। जितना हम फोर्स उस पर लगाएंगे उतनी ही फोर्स हमें मिलेगी, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ऑफ कोर्स डायरेक्शंस अपोजिट होंगी, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बेटा ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस नॉर्मल रिएक्शन is known as apparent weight। इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? apparent weight। therefore यहां पर क्या बोलेंगे? apparent weight of the person, apparent weight of the person is equal to the actual weight। apparent weight किसके बराबर है? apparent weight is equal to the actual weight, R equals to mg। बट हम कुछ ऐसी सिचुएशंस डिस्कस करेंगे आज जिसमें ये apparent weight actual weight के बराबर नहीं होगा, कभी उससे कम और कभी उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेट अस गो इनटू दोस डिटेल्स। ये आपने अगर नोट करना है तो इसको देख लो। डिफरेंट सिचुएशंस में apparent weight कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट, लेट अस हैव अ टॉपिक हियर, apparent weight in a lift। लिफ्ट मतलब एलिवेटर। किसी एलिवेटर में apparent weight हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर क्या फील होता है वो समझाता हूँ आपको।
बेटा अगर कोई हमारे पास एलिवेटर है, मान लो ये कोई लिफ्ट है, ठीक है, दिस सम लिफ्ट, और ये लिफ्ट जो है ये अटैच्ड है, इसका पूरा मैकेनिज्म आपको पता है, इसके में रोप होगा, देन देयर आर पुलीज एंड ऑल दैट, पूरा मैकेनिज्म है इसका। इस लिफ्ट के अंदर यहां पर एक वेइंग स्केल है, ठीक है। अब वेइंग स्केल कहाँ है? लिफ्ट के अंदर है। A weighing scale is placed inside the lift. अगर बेटा कोई आदमी यहां खड़ा हो जाए, अगर तो लिफ्ट स्टेशनरी है, तब तो एपरेंट वेट और रियल वेट जो है वो बराबर होंगे। A person of mass m in a stationary lift जो एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट जो है वो बराबर होंगे। apparent weight is equal to actual weight. So we say R is equal to mg. इसने जो नीचे की तरफ फोर्स लगाई वो R है, और जो रिएक्शन मिला इसका, किसका रिएक्शन? वेइंग स्केल का जो रिएक्शन मिला वो ऊपर की तरफ है, एंड दैट इज mg, दैट इज R here. एंड नॉर्मल सिचुएशन अगर होगी, नॉर्मल सिचुएशन मतलब लिफ्ट अगर स्टेशनरी है, तो ये R और mg दोनों बराबर है, R इक्वल्स टू mg, ठीक है। लेकिन ये पहला केस है। दूसरा केस देखो, इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड with an acceleration a, अगर ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट की अपवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो है a, अगर लिफ्ट की अपवर्ड एक्सेलरेशन a है, तो इस सिचुएशन को समझना बेटा। क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, पहले देख लो। ऐसे एज्यूम कर लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यही वाला। कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ इन्वॉल्व है वो देखो, वो ड्रॉ करनी है आपने। कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है देखो। एक तो नीचे की तरफ फोर्स है mg, एक तो नीचे की तरफ फोर्स mg है, एक ऊपर की तरफ है नॉर्मल रिएक्शन R, और ये लिफ्ट भी ऊपर ही जा रही है। आपको बताया था बेटा कि फोर्स जो होती है, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब अगर ऊपर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन a है, तो ऑब्वियसली जो नेट फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ होगी। सो इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, हम ये लिखेंगे R माइनस mg। यहां देखो बेटा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसलिए ये R mg से बड़ा है। हमेशा एक्सेलरेशन किस तरफ होती है? एक्सेलरेशन उस तरफ होती है जिधर ज्यादा फोर्स लग रही है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इज R minus mg, it is equal to m into a, therefore R is equal to mg plus ma. So what is R? m into g plus a. दो चीजें बेटा यहां से आपने नोट करनी है। एक तो ये कि R जो है वो mg से बड़ा है, क्योंकि देखो mg में कुछ ऐड होके बन रहा है। एक तो R mg से बड़ा है, और दूसरी चीज ये है कि नेट एक्सेलरेशन जो होगी इस सिचुएशन में, नेट एक्सेलरेशन
विल बी इक्वल टू G प्लस A। ये दो चीजें नोट कर लें आप। इसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछे। एक तो R लेस देन mg हो गया, और दूसरा नेट एक्सेलरेशन क्या हो गई, G माइनस A। तो डायरेक्टली याद रखें बेटा, न्यूमेरिकल्स में आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड भी हम। इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, तो इसका मतलब नीचे की तरफ बड़ी फोर्स है, mg माइनस आर विल बी इक्वल टू ma। mg माइनस आर अगर ma है तो mg माइनस ma हो गया r, m इंटू जी माइनस ए आर हो गया, r इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। या ऐसे भी बोल सकते हैं r इज इक्वल टू mg माइनस ma। ठीक है, तो mg में से कुछ माइनस होके r बना, तो इसका मतलब r जो है वो mg से कम है। ठीक है बेटा, फोर्स होता है हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये r क्या है, बेसिकली मैंने आपको पहले दिन बताया था, फोर्स के अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ जो रिएक्शन है या एपरेंट वेट जिसको बोल रहे हैं वो भी फोर्स है। फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास आ गया m और एक्सेलरेशन की जगह आ गया g माइनस ए। तो इसलिए मास तो m ही है, नेट एक्सेलरेशन क्या हुई, नेट एक्सेलरेशन हुई g माइनस ए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अगर इस लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, जिधर मर्जी, अगर बेटा इस लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, if the lift is moving with a constant velocity, ये mg as it is रहेगा। if the lift is moving with constant velocity, then बेटा जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी। अगर लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो होगी, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो r विल बी इक्वल टू mg। इसका मतलब चाहे लिफ्ट स्टेशनरी हो, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, उन दोनों केसेस में, स्टेशनरी लिफ्ट में भी और यूनिफॉर्म मोशन में जो लिफ्ट होगी उसके लिए भी रियल और एपरेंट वेट जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट केस, अगर ये रस्सी टूट जाए, कौन सी रस्सी, जो इस केबल को, इस लिफ्ट को सपोर्ट कर रही थी, सपोज करो ये रस्सी टूट जाती है। ठीक है, ये आपके पास ऐसे लिफ्ट है, एंड दिस इज द थ्रेड या दिस इज द रोप जिसने इसको होल्ड किया, और ये यहां से, नाउ दिस रोप हैज ब्रोकन। इफ द फिफ्थ केस है ये, तो इसका मतलब स्टेशनरी लिफ्ट हो गया, या यूनिफॉर्म मोशन में अगर लिफ्ट होगी तो आर विल बी इक्वल टू mg। लेकिन अगर if the cable supporting the lift breaks, then the lift will fall down। ठीक है, लिफ्ट वैसे ही गिरेगी जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ऊपर से गिराने पे। इफ द केबल सपोर्टिंग द लिफ्ट ब्रेक्स, देन द लिफ्ट विल फॉल डाउन विद a इक्वल टू g, एंड तब आपका जो r है वो बन जाएगा m इंटू जी माइनस जी। दिस मीन्स r विल बी इक्वल टू 0। इस सिचुएशन को बोलते हैं बेटा वेटलेसनेस। देयरफॉर ऐसे लिखें, thus the apparent weight of the lift becomes 0। This situation is known as वेटलेसनेस। सो डायरेक्टली बेटा एक कंक्लूजन आपने याद रखना है कि किसी भी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में, ठीक है, आई विल राइट इट फॉर यू, इन ए फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट देयर इज ऑलवेज वेटलेसनेस। इन ए freely falling lift there is always
वेट लेसनेस, क्या पूछना है इससे रिलेटेड पूछ लो। सब वेटलेसनेस किस लिए, मतलब कि ये इसका ग्रेविटी दोनों पे इक्वल फोर्स लगाते तभी। हाँ, आर और एम जी दोनों बराबर हो गए। आर और एम जी जब दोनों बराबर हो गए तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट आएगा 0। उस यस सर। सिचुएशन को वेटलेसनेस बोलते हैं। ये वेटलेसनेस जो है इसके कारण होगा क्या? द पर्सन विल रिमेन इन एयर, हवा में रहेगा वो, ठीक है, वेटलेस। और लिफ्ट नीचे जा रही है तो व्हाट विल हैपन, उसका जो सिर है वो लिफ्ट के रूफ के साथ टकरा जाएगा। वेटलेसनेस वो सिचुएशन होती है जब बॉडी के वेट को कोई दूसरी फोर्स बैलेंस कर दे, तो नेट वेट बिकम्स 0। तो यहां पर कौन सी फोर्स बैलेंस कर गई? जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर हो गया, तो वो उसको बैलेंस कर गई। सो दिस इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। इफेक्टिव वेट बिकम्स 0। इसलिए अगर वो लिफ्ट नीचे गिरेगी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि लिफ्ट नीचे गिर रही है। जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि ये लिफ्ट है आपके पास, ठीक है, यहाँ आदमी है खड़ा है सपोज, और सडनली क्या हुआ, लिफ्ट नीचे गिर गई, तो आदमी थोड़ा यहाँ खड़ा रहेगा। अगर आदमी यहाँ, फिर तो वो सेफली नीचे पहुंचा। अगर ये अचानक से रस्सी टूट जाए तो ये आदमी बेटा यहीं रहेगा, लिफ्ट नीचे जाएगी। समझ में आ रहा है? इस सिचुएशन को वेटलेसनेस बोलते हैं। द पर्सन विल रिमेन हैंगिंग इन एयर। जैसे वेटलेसनेस क्या हुआ, जैसे ये हम वेइंग स्केल के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो हमारा जो कांटेक्ट है उसके कारण हमारा वेट है। अगर ये कांटेक्ट खत्म हो जाए, मतलब हम कुछ इस तरह से हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है उसी कांटेक्ट के कारण है। तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में देयर इज ऑलवेज वेटलेसनेस। ठीक है, दिस इज द थिंग टू बी रिमेंबर्ड। या एक बार लास्ट में लिख लेता हूं बेटा, कंक्लूजन में, न्यूमेरिकल्स में आपको ये कंक्लूजन काम आएंगे। If the lift is stationary, if the lift is stationary or moving up हो या down हो with constant velocity, upward या downward movement हो रही है with constant velocity, then अगर लिफ्ट स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो R will be equal to mg. If the lift is accelerating upward, if the lift is accelerating upward with an acceleration a, then R will be equal to m into g plus a. दो केस, if the lift is accelerating downward, if the lift is accelerating downward with acceleration a, then R is equal to m into g minus a. And the fourth case, if the lift falls freely, कब फ्री फॉल होता है बेटा लिफ्ट का? लिफ्ट का फ्री फॉल होगा जब रस्सी टूट जाएगी, R will become 0, और इस सिचुएशन को बोलते हैं वेट लेसनेस। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स। फिर बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है आपको मैं समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ अनदर कॉन्सेप्ट, जिसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम समझना, FBD बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स। बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स इधर लग रही है, ऐसे सोचो फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m,
एक फोर्स इधर लग रही है F1, एक फोर्स इधर लग रही है F2। फ्री बॉडी डायग्राम, और ये इधर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, रिवर्स कर दिया मैंने। इसका बेटा मास m है, इधर जो फोर्स लग रही है वो F2, इधर जो फोर्स लग रही है वो F1, इधर जो एक्सेलरेशन है a। हमें ऑब्जेक्ट का साइज बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो। तो यहां लिख देना F2 माइनस F1 इक्वल्स टू m इंटू a। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट है, ये सिंगल बॉडी के लिए बड़ा ज्यादा यूजफुल नहीं है, उसमें हमें बड़े ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कनेक्टेड मोशन में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आएंगे अभी। लेट अस डिस्कस अबाउट कनेक्टेड मोशन। एक सिंपल सिचुएशन समझाऊंगा बेटा। कनेक्टेड मोशन, एक कनेक्टेड मोशन होता है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके समझाऊंगा, एंड दैट इज द रीजन मैं इस तरह से आज आपको करा रहा हूं, सो दैट हम चीजों को थोड़ा सा क्लियरली देख पाए। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही हमारे पास मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड हैं। वी आर हैविंग 3 ऑब्जेक्ट्स। हमने क्या किया, हमने इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई इधर से, ठीक है। नाउ यू हैव टू कीप योर आईज ओपन, बिल्कुल आप लिखना बंद कर दीजिए, स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट। क्या बोल रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट को सुनना ध्यान से। मैंने जो यहां से फोर्स लगाई, मान लो ये फोर्स है F, किसके ऊपर लगाई, इस पहली वाली बॉडी के ऊपर जिसका मास है m1। इसके आगे दूसरी वाली बॉडी पड़ी है जिसका मास है m2, और उसके आगे तीसरी वाली बॉडी पड़ी है जिसका मास है m3। डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं, 4 बॉडीज भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। सिंगल बॉडी में कोई ज्यादा इशू नहीं है, वो तो बड़े आसान होता है। अब बेटा हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो m1 पे लगा रहे हैं। एक चीज सोचो कि अगर ये मूव करेंगे तो सारी की सारी मूव करेंगे इकट्ठी, इसका मतलब m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, m2 m3 पे फोर्स लगा रहा है। ना यही क्वेश्चन है मेरा, हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इसको, कनेक्टेड मोशन को और फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट को। क्या क्वेश्चन है, ए फोर्स F is applied on as shown in figure। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब फोर्स किस पे लगाई है, फिगर में दिख रहा है m1 के ऊपर लगाई है। व्हाट इज द फोर्स ऑन m2 m3। हमने जो फोर्स लगाई F वो लग रही है m1 पे, फिर m1 लगा रहा है m2 पे, m2 लगा रहा है m3 पे। हमने वो फोर्सेस कैलकुलेट करनी है जो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ध्यान से समझना बेटा, अगेन आई एम टेलिंग यू डोंट राइट एनीथिंग। तो ये 3 बॉडीज का एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास। वी हैव अप्लाइड ए फोर्स F, एंड ये फोर्स जो है ये आगे जाके इसका, इस फोर्स का कुछ पार्ट, कौन सा पार्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने देखना है। m2 पे लगा, फिर अगेन आगे जाके m3 पे लगा। बेटा अगर सोचो, अगर ये m1 m2 के ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है, तो m2 भी m1 के ऊपर F1 फोर्स लगाएगा। ये चीज समझ में आ रही है कैसे? एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अगर ये फोर्स F1 है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F1 होगा।
ठीक है। दूसरा, अगर M2 ने M3 के ऊपर फोर्स लगाई F2, तो M3 भी M2 के ऊपर फोर्स लगाएगा F2। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो नाम हमने सेम रख लिया लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हो गया इक्वल एंड अपोजिट। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करने के लिए बोला कि बताओ F1 कितना है, F2 कितना है, वो कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करना है, कीप ऑन वॉचिंग, मैं आपके सामने यहां सॉल्व करूंगा। देखो, इफ A इज द नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो है A। इस कॉम्बिनेशन में इन तीनों मासेस में जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो है A है। इफ A इज द नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, देन पहली चीज F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है? सिंपली न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाया। बेटा यहां से आपके पास A बन जाएगा F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या बन जाएगा? F M1 प्लस M2 प्लस F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है बेटा, समझना। आप क्या करें, इस कनेक्शन से हर एक बॉडी को फ्री कर दें। मैं ऐसे लिखूंगा जैसे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। आप यहां बनाओ बेटा M1, एक पॉइंट लिख दो M1। M1 के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को बना दो, उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दो। M1 के ऊपर एक तो फोर्स लगी इधर से जो हमने लगाई, और एक फोर्स इधर से लगी। ये वो कांटेक्ट फोर्स है जो किसने लगाई है, ये कांटेक्ट फोर्स लगाई है M2 ने। हमने जो फोर्स लगाई वो है F, और जो कांटेक्ट फोर्स लगी वो है F1। लेकिन देखो मूवमेंट तो इधर की तरफ हो रही है, तो नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स होगी F माइनस F1। समझ में आया? इट इज इक्वल टू M1 इंटू A। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अभी आप ये सब नोट करो, फिर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। फिर से देखो, अगर अभी भी नहीं समझ आया फिर से देखना। मैं बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी ऑफ M2। M2 की फ्री बॉडी डायग्राम, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है M2, इधर से फोर्स लग रही है F1, और M3 के कारण भी तो लग रही है F2। जा रहा बेटा इधर ही है, नेट एक्सेलरेशन इसी तरफ है, जा रहे सारे इधर है। तो यहां क्या बोलेंगे, F1 minus F2 is equal to M2A। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली बेटा फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लास्ट में बनाए किसकी, M3 की, यहाँ थोड़े आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M3, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है M3, ये एक फोर्स इधर से लग रही है दैट इज F2, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, जा रहा इधर है। देखो M3 के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, तो यहां बिल्कुल आसान हो गया। F2 इज इक्वल टू
m3 into a, f2 is equal to m3 into a। अगर f2 जो है m3 into a आ गया तो हम f2 को सीधे लिख लेंगे ना, देखो इक्वेशन 1 यूज करके। Therefore f2 is equal to m3 into a की जगह क्या लिखूं मेरा, इक्वेशन 1 देखो, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। दूसरी चीज, अगर मैं यहां से f2 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दूं, ठीक है, क्या किया मैंने, f2 की वैल्यू को, ये फोर्थ इक्वेशन है, पुट 4 in 3, पुट इक्वेशन 4 in इक्वेशन 3, तो आई विल राइट f1 माइनस m3a इज इक्वल टू m2a। तो f1 कितना हो गया, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, कॉमन ले लेता हूं मैं ऐड करके, a कॉमन ले लिया मैंने। तो देखो बेटा क्या लिख लोगे इसको आप, m2 प्लस m3 इंटू a की जगह क्या लिख लूं, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, खत्म। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली आप याद कैसे रखेंगे। आप वैसे खुद ही अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a इंटू f, सॉरी अप्लाइड फोर्स। f2 के आगे लास्ट में कितने और बॉडीज हैं, एक ही है, तो f2 विल बी इक्वल टू उस एक बॉडी को टोटल मास से डिवाइड और फिर टोटल जो अप्लाइड फोर्स है उससे मल्टीप्लाई करो, बस। समझ में आया, देखना ध्यान से आप। मान लो मेरे पास 4 बॉडीज हैं और इस बार सिचुएशन ये है कि इन चारों बॉडीज का जो मास है वो सेम है, ऑल द बॉडीज हैव सेम मास। ठीक है, each body is having mass m, 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 m। अगर हम यहां से फोर्स लगाएंगे f और ये चारों बॉडीज कंबाइन होके, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टेड मोशन, कनेक्शन है ना। तो इस सिचुएशन में व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, पहले यही बता दो, व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन a, it will be equal to f by 4m, net acceleration is f by 4m। फिर जो पहली वाली बॉडी है उसने दूसरी पे जो फोर्स लगाई, अगर वो फोर्स f1 है, दूसरी भी पहली पे लगाएगी वो भी f1 ही होगी, है ना, यहां से भी लगेगी f1, यहां से भी हमने लगाई f1, तो f1 डायरेक्टली बताओ कितनी होगी, f1 कितना होगा, कौन बता रहा है, आगे कितने मासेस हैं, m m m 3m डिवाइडेड बाय टोटल क्या है 4m इंटू अप्लाइड फोर्स। फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, तो f1 क्या बनेगा, f1 बनेगा 3/4f। बेटा f2 क्या बनेगा, यहां f2 है, आगे कितने हैं 2m, सो 2/4f, mm कैंसिल कर दिया, नहीं तो लिखो 2m/4m, तो f2 आपके पास बन जाएगा बेटा कैपिटल F/2। सिमिलरली आप देखना जो f3 बनेगा वो बनेगा, f1 यहाँ, f2 यहाँ, f3 यहाँ है, f3 आपके पास बनेगा m डिवाइडेड बाय 4m, तो आएगा 1/4f। मतलब 3/4 होता है बेटा 75%, 1/2 होता है 50%,
1/4 होता है 25%। मतलब अगर हमने यहां से, लास्ट लाइन बोल रहा हूं, अगर हमने यहां से 100 न्यूटन फोर्स लगाई है, यहां जाके वो फोर्स हो गई 75 न्यूटन, यहां हो गई 50 न्यूटन, और यहां हो गई 25 न्यूटन। ठीक है, दैट्स ऑल।